बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैं एक अहम टॉपिक यानी प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड बजट मैनेजमेंट लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज के लेक्चर का बैकग्राउंड कुछ यूँ है। हमने जब अपना ये सब्जेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टार्ट किया था तो स्टार्ट में इस चीज़ की वजाहत की थी कि कुछ फैक्टर्स या वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे बड़े डीपली असरअंदाज होते हैं और जिनकी इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट ही प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत कहलाती है। उन 4 या 5 वेरिएबल्स को हमने प्रोजेक्ट कॉस्ट, टाइम, क्वालिटी, रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट का नाम दिया था। तो इसी सिलसिले में आज का ये लेक्चर प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट को हम डिस्कस करेंगे। किसी भी प्रोजेक्ट की विद इन द टाइम और विद इन द कॉस्ट मैनेजमेंट और कंप्लीशन इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत समझी जाती है। तो चलिए स्टूडेंट, हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मैं हूं आपका टीचर, कोर्स इंस्ट्रक्टर राना असद शहजाद अली। हमारा आज का लेक्चर, चूँकि आप सभी जानते हैं कि आज हमारा वीक नंबर 17, तो इसी मुनासबत से हमारा लेक्चर नंबर भी 17 है। पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे आज के लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। हमारे आज के लेक्चर का सबसे पहला आउटकम है या लर्निंग ऑब्जेक्टिव है प्रोजेक्ट कॉस्ट। यानी जब हम, जैसा कि सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो है ये 5 स्टेजेस पे मुश्तमिल इंटर रिलेटेड और इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ या फेजेस पे मुश्तमिल होता है। तो जब हम अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक इनिशियल प्रोग्राम बनता है जिसके अंदर हम इसकी कॉस्ट और टाइम मैनेजमेंट करते हैं और ईच सक्सेसिव स्टेज पे इस चीज़ को रिव्यू किया जाता है कि टिल अ स्पेसिफिक डेट हमने कितना कॉस्ट लगा ली है, हमने कितना बजट कंज्यूम कर लिया है और हमने कितना टाइम इस पे लगा दिया है। तो जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बात की, जैसे ही हम इस चीज़ को इफ़ेक्टिवली देखते हैं कि हम विद इन द टाइम और विद इन द बजट जा रहे हैं तो ये इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की अलामत समझी जाती है। फिर हम ये देखेंगे प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है, इस अमल की वजाहत करेंगे, इस प्रोसीजर्स के अंदर कितनी स्टेजेस या कितने मराहल हो सकते हैं इसको डिस्कस करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट के जो मराहल हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं। स्टूडेंट की आसानी के लिए मैं बताता चलूँ कि सबसे पहले तो हम जितनी भी कॉस्ट लगानी होती है प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन को देखते हुए, इसकी कॉम्प्लिकेशन को देखते हुए हम प्लान करते हैं कि इसकी कंप्लीशन को परफॉर्म करने के लिए, इसकी एक्टिविटीज़ को डिसाइड करने के लिए या डीकम्पोजिशन ऑफ एक्टिविटी के लिए हमें कितनी कॉस्ट लगती है, तो हम पहले इसका प्लान तैयार करते हैं। नंबर 2, हम कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे। अब एस्टिमेट हमेशा मार्केट सिनेरियो को देखते हुए और मार्केट का तज्जिया करने के बाद ही हम कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमारे एस्टिमेट रॉन्ग साबित होते हैं। नंबर 3, कॉस्ट बजटिंग। हम इसका एक बजट या गोशवारा तरतीब देते हैं जिसमें हमारे जितने इनफ्लोज या आउटफ्लोज हो सकते हैं उसका तज्जिया होता है और हम इसको एक मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल तक लाने की कोशिश करते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट की ये ज़मानत होती है कि अगर हम इसकी कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर लें और इसकी रेवेन्यू को या इसकी क्वांटिटी को मैक्सिमाइज़ कर लें तो ये इसकी कामयाबी ही गर्दानी जाती है। और इसी तरह लास्ट मरहले के तौर पे हम कॉस्ट कंट्रोल की बात करेंगे। तो अगर अमूमी तौर पे देखा जाए तो प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट का जो मरहला है ये 3 मराहल पे मुश्तमिल है, यानी कॉस्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट बजटिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए, जैसा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हमने पढ़ा हुआ है कि हर काम को करने से पहले इसकी अगर इफ़ेक्टिव प्लानिंग होगी
तो वो फिर उस अमल की कामयाबी समझी जाएगी। या जैसे ही हम प्लान कर लेते तो हमारे लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है कि हमने चीज़ें कैसे कैसे परफॉर्म करनी हैं, इनको कैसे रिव्यू करना है, और फिर उसको बेंचमार्क क्राइटेरिया के साथ मैच करते हुए हम ये देख लेते हैं कि हाउ सक्सेसफुल वी आर, कि हम कितने सक्सेसफुल हैं। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट के आउटकम्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट में तो पहले नंबर पे तो हम यही देखेंगे कि प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है। कॉस्ट इज़ अ रिसोर्स सेक्रीफाइस्ड आर फार गोन, यानी आपका एक ज़रिया कि जिसको आप सेक्रीफाइस कर देंगे, कंज्यूम कर लेंगे, या आपके पास से चला जाएगा टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ताकि ख़ास मकासद को, ख़ास टारगेट को अटेन किया जाए। आज समथिंग गिवन अप इन एक्सचेंज, यानी जैसा कि एक इकनॉमिक्स का रूल है कि चीज़ों के बदले चीज़ों का तबादला भी हो सकता है, या चीज़ों को ख़रीदने के बदले आप एक कॉस्ट कंज्यूम करते हैं। तो बिल्कुल इसी कानून के तहत जब आप अपने प्रोजेक्ट को लोगों से परफॉर्म करवाते हैं तो इसके बदले में आपको कुछ किस्म की कॉस्ट लगानी पड़ती है। अब ये जो कॉस्ट हो सकती है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हो सकती है, ये मटेरियल पे भी हो सकती है, आपकी मैनेजमेंट टीम या प्रोजेक्ट टीम की तनख्वाहों की सूरत में भी हो सकती है, एंड मैनी मोर। कॉस्ट आर यूजुअली मेजर्ड इन मॉनेटरी यूनिट्स लाइक डॉलर्स। कॉस्ट को अमूमी तौर पे मॉनेटरी यूनिट्स में मेजर किया जाता है, और जिस भी मुल्क के अंदर, जिस भी रीजन के अंदर आप इस प्रोजेक्ट को परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ की करेंसी इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। और अगर कोई और करेंसी लोकल ना अवेलेबल हो तो फिर इंटरनेशनल करेंसी यूनिट यानी डॉलर को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है? प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट इंक्लूड्स द प्रोसेसेस रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट, यानी इस चीज़ को काबल और यकीनी बनाना, द प्रोजेक्ट इज़ कम्प्लीटेड विद इन एन अप्रूव्ड बजट। यानी जैसा कि मैंने शुरू में वजाहत की कि अगर किसी प्रोजेक्ट को एक अप्रूव्ड टाइम और अप्रूव्ड बजट के साथ मुकम्मल कर लिया जाए तो ये इस चीज़ की अलामत होती है कि आपने डेविएट नहीं किया और अपने टारगेट्स को अपनी मुतय्यन करदा हदूद के अंदर रहते हुए हासिल करने की कोशिश की है। प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट मेक श्योर देयर प्रोजेक्ट मैनेजर को इस चीज़ को यकीनी बनाने की ज़रूरत होती है आर ऑल वेल डिफाइंड, कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरह इसकी वजाहत होनी चाहिए, इसकी टर्मिनोलॉजीज़ को अच्छे तरीके से बयान किया जाना चाहिए, हैव एक्यूरेट टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट्स, और इसकी कंप्लीशन के लिए या इसके एग्जीक्यूशन के लिए जो आपने कॉस्ट और टाइम के शेड्यूल बनाए हैं या एस्टिमेट्स बनाए हैं वो बड़े एक्यूरेट हैं, एंड हैव अ रियलिस्टिक बजट दैट दे वर इन्वॉल्व इन अप्रूविंग, और इस तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए लाजमी तसव्वुर की जाती हैं, उसके लिए जो आपने कॉस्ट का एस्टिमेट लगाया है और जिसकी आपने इजाज़त दी है वो इनफ है इस प्रोजेक्ट की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। जैसा कि मैंने पहले वजाहत की है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस की अगर हम बात करें, क्योंकि प्लानिंग तो किसी भी चीज़ के अंदर एक इंटरमीडिएरी या एक प्रीलिमिनरी एक्टिविटी के तौर पर शामिल होती है। अगर हम स्पेसिफ़िकली यहाँ पे बात करें कि प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट के कितने मराहल होते हैं, तो सबसे पहले कॉस्ट एस्टिमेशन है, नंबर 2 पे कॉस्ट बजटिंग है, और नंबर 3 पे कॉस्ट कंट्रोल पे बात करेंगे। प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, अब हम उन मराहल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे जो कि इस अमल को मुकम्मल करने के लिए ईच सक्सेसिव स्टेज पे इसको मुकम्मल करना ज़रूरी होता है, और अगर इसमें से कोई एक चीज़ भी या कोई एक मरहला भी मिसिंग हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोसेस कॉस्ट मैनेजमेंट जो है वो अधूरा है और इसके पूरे नताइज आपको हासिल नहीं हो सकेंगे। देयर आर 3 प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस, जिसकी वजाहत हम लास्ट स्लाइड पे भी कर चुके हैं। सबसे पहले है कॉस्ट एस्टिमेटिंग, डेवलपिंग एन अप्रॉक्सीमेशन आर एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट, यानी हम पहले एक ऐसा शेड्यूल तरतीब कर देंगे, उसको डेवलप करेंगे कि और ऐसा अंदाज़ा आपका होना चाहिए कि वो इस चीज़ का एस्टिमेट लगाए कि रिसोर्स नीडेड, इस काम को मुकम्मल करने के लिए कितने रिसोर्स की आपको ज़रूरत है, कितना टाइम पीरियड आपको रिक्वायर्ड है, ताकि इस प्रोजेक्ट को टाइमली और कामयाबी के साथ मुकम्मल किया जा सके। नंबर 2 कॉस्ट बजटिंग, एलोकेटिंग द ओवरऑल कॉस्ट एस्टिमेट टू द इंडिविजुअल वर्क आइटम, यानी जब हम एक प्रोजेक्ट को अंडरटेक करते हैं तो उसको मुख्तलिफ़ किस्म की डिस्टिंक्ट फेजेस के अंदर तकसीम करते हैं,
हर फेज़ के लिए हम कंप्लीशन एक्टिविटीज़ को डिसाइड करते हैं और बाज़ औक़ात इनको सब एक्टिविटीज़ के अंदर डिकम्पोज भी किया जाता है। टू एस्टेब्लिश अ बेस लाइन, इस कॉस्ट की मदद से ही आप एक बेस लाइन मुहैया करते हैं फॉर मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। जबकि तीसरी स्टेज पे हम कॉस्ट कंट्रोल की बात करते हैं। जब एक दफ़ा बजट बन गया तो फिर हमने उससे डेविएट नहीं करना और कोशिश करनी है कि वर्किंग या अपनी परफॉर्मेंसेस को इस तरह से मैनेज करें कि कॉस्ट जो है वो अपने मुतय्यन करदा हदूद से बाहर ना जाए। कंट्रोलिंग चेंजेस टू द प्रोजेक्ट बजट, और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि अगर आपके एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस हो रही हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो रही हैं, तो फिर उन चेंजिंग सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने प्रोजेक्ट कॉस्ट प्लानिंग के अंदर चेंज करते हैं, जिसकी वजह से आपके कॉस्ट एस्टिमेट्स भी चेंज हो जाते हैं, बजट के अंदर भी मॉडिफिकेशन करना पड़ती है। तो जो कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ होती हैं डेफिनेटली फिर उसके मुताबिक उसके अकॉर्डिंगली ही हमें परफॉर्म करना होती है। अगर यहाँ पे तमाम मरहले को मैं एक ट्री डायग्राम की मदद से शो करूँ तो प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर हम अमूमी तौर पे और स्पेसिफ़िकली स्टैंडर्डाइज्ड 4 एक्टिविटीज़ को बताते हैं कि सबसे पहले है प्लान दी कॉस्ट मैनेजमेंट। जैसा कि मैं इसी लेक्चर के स्टार्ट में आपके साथ गुफ्तगू कर चुका हूँ कि प्लान कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग हाउ द प्रोजेक्ट कॉस्ट विल बी एस्टिमेटेड। इसके अंदर इस चीज़ की वजाहत की जाएगी कि जब हम किसी प्रोजेक्ट के मतलब सोच विचार करते हैं तो उसकी कॉस्ट को कैसे एस्टिमेट करना है। बजटेड, इसकी बजट कैसे तरतीब देनी है। बजट बेसिकली उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बनाए जाते हैं कि इससे हमें रेवेन्यूज़ क्या हासिल हो सकते हैं और इसके ऊपर हमारे अखराजात क्या आ सकते हैं। मैनेज्ड, मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड, चूँकि इसके अंदर प्लानिंग के अंदर आने वाले तीनों मराहल को डिटेल के साथ बयान कर दिया जाता है और उनकी सीक्वेंसिंग या तरतीब लगा दी जाती है। नंबर 2, एस्टिमेट कॉस्ट, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एन अप्रॉक्सीमेशन, यानी अपने अंदाजे की बुनियाद पे, अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे एक्टिविटीज़ को या इसकी कम्प्लेक्सिटीज़ को सामने रखते हुए आपने इसके एस्टिमेट तैयार करने हैं। रिसोर्स किस किस्म के आपको रिक्वायर्ड होंगे इन चीज़ों को मुकम्मल करने के लिए टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट वर्क। और डेफिनेटली आपके ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बिज़नेस से रेलेवेंट होते हैं, ये प्रोसेसेस भी हो सकते हैं या स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। नंबर 3, डिटरमिन द बजट, जब हम किसी भी प्रोजेक्ट से रेलेवेंट फेजेस को डिसाइड करने के बाद उसके बजट पे गुफ्तगू करते हैं, ये प्रोसेस जो है ऑफ एग्रीगेटिंग द एस्टिमेटेड कॉस्ट, यानी जितने भी मराहल हमने डिसाइड किए होते हैं ईच मरहले की कॉस्ट को हमने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली तय कर दिया जाता है, इसको एलोकेट कर दिया जाता है बजट। तो हम उन तमाम स्टेजेस को जमा करते हैं। इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ आर वर्क पैकेजेस टू एस्टेब्लिश एन ऑथराइज्ड कॉस्ट बेस लाइन, क्योंकि जब हम किसी चीज़ का बजट तैयार कर लेते हैं तो हमारे पास एक कॉस्ट बेस लाइन तैयार हो जाती है, यानी जब भी सक्सेसिवली किसी चीज़ पे हम अखराजात करेंगे तो अपने बजट की लिमिट को मद्देनज़र रखेंगे। फिर हम कंट्रोल कॉस्ट की बात करते हैं लास्ट स्टेज के ऊपर। द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट टू अपडेटिंग द प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी कंट्रोल करते हुए बाज़ औक़ात हमें अपने एस्टीमेट से या बजट लाइन से बाहर भी जाना पड़ सकता है, लेकिन मैक्सिमम आपकी कोशिश यही होती है कि जो आपके लिए पैरामीटर्स तय कर दिए गए हैं, जो कॉन्स्टेंट्स डेवलप कर दिए गए हैं, उनके हदूद से बाहर ना जाया जाए टू मीट द कॉस्ट बेस लाइन, और उनकी मैक्सिमम कोशिश यही होती है कॉस्ट बेस लाइन को मीट किया जाए। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अब हम ये देखेंगे कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है। जब हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर उसकी एक्टिविटीज़ को डिसाइड कर लेते हैं और उसके कॉस्ट बजट को तरतीब देते हैं, तो हमें इसके लिए बुनियादी कानून जो है वो कौन सा ज़हन में रखना चाहिए। मोस्ट मेंबर्स ऑफ एन एग्जीक्यूटिव बोर्ड बेटर अंडरस्टैंड, वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, एंड आर मोर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल टर्म इन देन IT आइटम्स, यानी हम ये कह सकते हैं कि उनको फाइनेंशियली ज़्यादा चीज़ों को पता होता है कि आपको कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं, किस स्टेज पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो IT प्रोजेक्ट्स मैनेजर्स मस्ट स्पीक देयर लैंग्वेज, यानी जो IT के तहत काम करने वाले लोग, वैसे अगर हम मॉडर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो अब कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है
जो जदीद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को इस्तेमाल में लाते हुए या स्पेसिफिक किस्म के सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए मैनेज ना किए जा रहे हों। टेक्नोलॉजी ने आपके लिए काम की आसानी भी की है, लेकिन इनिशियली एक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को बढ़ा दिया है, और इसी तरह आपके सिस्टम के अंदर कुछ कम्प्लेक्सिटीज़ भी आ गई हैं। जितने वर्किंग प्रोफेशनल्स यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, तो उनको इन आईटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स की पहले ट्रेनिंग लेना पड़ती है, तो फिर इसे उनको वो मैनेज कर सकते हैं। प्रॉफिट्स आर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। जैसा कि सारे लोग जानते हैं कि जब रेवेन्यू यानी वसूलियों में से अखराजात को माइनस कर दिया जाता है तो हम प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन इज़ द रेशियो ऑफ रेवेन्यू टू प्रॉफिट, यानी हम कह सकते हैं कि जितना भी प्रॉफिट हमने कमाया होता है वो टोटल रेवेन्यू यानी वसूलियों का कितने फ़ीसद है। जैसा कि मैं एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूँ कि $2 प्रॉफिट पर $100 रेवेन्यू, यानी अगर हमें $100 की वसूली हुई है और उसमें से हमें $2 का प्रॉफिट हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन जो है ये 2% है। यानी जब हम 2 को 100 पे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 2% इसकी जो है कैलकुलेट हो जाएगी। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कंसिडर द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप, यानी जितने भी मराहल इसके, जैसा कि मैंने पहले बयान किया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हम 5 से 6 एक्टिविटीज़ या फेजेस में काम को मुकम्मल करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी इस साइकिल के अंदर जैसे जैसे आप सक्सेसिवली आगे बढ़ते हैं तो कुछ कॉस्ट आपको लगाना पड़ती है, कॉस्ट वकूफ़ पज़ीर होती रहती है, तो हम उसको टोटल करते चले जाते हैं। आर डेवलपिंग प्लस सपोर्ट कॉस्ट फॉर ए प्रोजेक्ट, बाज़ औक़ात आपको एक प्रोजेक्ट से रेलिवेंट डायरेक्ट कॉस्ट भी लगाना पड़ती है, और बाज़ जगहों पे उसको असिस्ट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी लगाना पड़ता है, और वो भी इनडायरेक्ट वे से इसमें जमा हो जाती है। अब प्रोजेक्ट कुड टेक 2 ईयर टू बिल्ड, अमूमी तौर पे प्रोजेक्ट जो कि लॉन्ग प्रोजेक्ट कहलाते हैं उसको 2 साल तक भी टाइम लग सकता है, एंड बी इन प्लेस फॉर 10 ईयर्स, और कोई ऐसे प्रोजेक्ट जो पब्लिक नौइयत के हों, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हों, तो उनको साल हर साल भी लग जाते हैं। कॉस्ट एंड बेनिफिट मस्ट बी एस्टिमेटेड, तो फिर इस सिलसिले में ज़रूरी होता है जो लॉन्गर प्रोजेक्ट्स होंगे हम उसके स्टार्ट करने से पहले या उसकी कमेंसमेंट से पहले इस चीज़ का एस्टिमेट लगाएंगे कि इसकी होल लाइफ के ऊपर आपकी कॉस्ट टोटल क्या आ सकती है और इससे हासिल होने वाले रेवेन्यूज़ क्या होंगे। हम बेसिक प्रिंसिपल को डिस्कस कर रहे हैं और इसके अंदर उन बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे कि जिनका इम्पैक्ट आपकी फ़ाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर आ सकता है। अब हम बात करेंगे कि कैश फ्लो एनालिसिस क्या होता है। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बात की, जब प्रोजेक्ट के ऊपर कॉस्ट लग रही होती है तो हमें कंसिडर करने की ज़रूरत होती है कि इसमें से इनफ्लोज़ क्या हो सकते हैं या इसके ऊपर आने वाले अखराजात यानी आउटफ्लोज़ क्या हो सकते हैं। कैश फ्लो एनालिसिस डिटर्मिन्स द एस्टिमेटेड एनुअल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, यानी ये अंदाज़ा होता है कि इस पर कितने अखराजात आ सकते हैं और हमें इससे हासिल क्या हो सकता है फॉर ए प्रोजेक्ट, एंड द रिजल्टिंग एनुअल कैश फ्लो, और इसके नतीजे में रिजल्टिंग कैश फ्लो का भी पता चल जाता है, यानी नेट कर लेते हैं। अगर तो हमारी वसूलियाँ ज़्यादा हों और इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगने वाले अखराजात कम हो तो हम प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन इसी तरह अगर हमारी रेवेन्यूज़ यानी वसूलियाँ कम हों और लेकिन लगाए जाने वाले अखराजात उस प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा हों तो हम एट लॉस होते हैं। टू मैनी प्रोजेक्ट्स विद हाई कैश फ्लो needs in the same year may not be able to supported which will impact profitability। बाज़ बात ये होता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनके लिए हमें हाई कैश फ्लोज की ज़रूरत होती है, लेकिन जितने लॉन्गर प्रोजेक्ट्स होते हैं उससे हासिल होने वाले बेनिफिट जो हैं इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के बगैर आप यही कह सकते हैं कि वो रियलिस्टिक पिक्चर पेश नहीं करते। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर शॉर्ट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आपको शॉर्ट टाइम के अंदर बड़े रेवेन्यूज़ या प्रॉफिट भी हासिल हो सकते हैं। टेंजिबल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, यानी ऐसी कॉस्ट जिसकी वजाहत होती हो, जो बज़ाहिर आपको नज़र आ रही हो, आर दोज कॉस्ट आर बेनिफिट्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन ईज़िली मेजर इन डॉलर, यानी ये वो कॉस्ट होती है कि जिसको आप इजीली मेजर कर सकते हैं, इसका तज्जिया कर सकते हैं और उसकी बुनियाद पे बता सकते हैं कि क्या हम अपने बजट की जो लिमिट्स उससे बाहर गए हैं या नहीं गए। आ टास्क दैट वाज कलेक्टेड $1,50,000 बट एक्चुअल कॉस्ट $1 लाख, यानी किसी चीज़ के अगेंस्ट अगर आपको वसूलियाँ $1.5 लाख हो रही हैं और इसके अगेंस्ट आने वाली लागत अगर $1,00,000 है, वुड हैव अ टेंजिबल प्रॉफिट ऑफ 50,000, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो पॉसिबली प्रॉफिट हासिल होगा हमें वो 50,000 तक हो सकता है, यानी रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को जब माइनस कर देंगे।
इफ़ द एसेट एलोकेटेड आर यूज फॉर अदर प्रोजेक्ट्स। और ये इसी सूरत में मुमकिन हो सकता है कि अगर आपके पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए आपके पास जो एसेट्स हैं इनको मल्टी या वेरिएबल जगहों पे इस्तेमाल किया जा सकता हो, इसके अल्टरनेटिव यूजेस हों, तो इस सूरत में इस प्रोजेक्ट की जो फिक्स कॉस्ट होती है जो कि एसेट्स की सूरत में आई होती है, इसको डिवाइड करने से आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। इनटेंजिबल कॉस्ट और बेनिफिट, जैसा कि हमने पहले टेंजिबल ऐसी चीज़ें कि जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होती है उनकी बात की, अब हम इंटेंजिबल की बात करेंगे। इंटेंजिबल कॉस्ट और बेनिफिट्स आर कॉस्ट और बेनिफिट्स दैट आर डिफ़िकल्ट टू मेजर इन मॉनेटरी टर्म, के जिनको पैसे की टर्म में या गिनी जाने वाली यानी मॉनेटरी टर्म में काउंट करना ज़रा मुश्किल होता है। कॉस्ट क्या चीज़ है? रिसोर्सेज यूज, ऐसे रिसोर्सेज के जिनको कंज्यूम किया जाए टू रिसर्च रिलेटेड एरियाज ऑफ ए प्रोजेक्ट बट नॉट बिल्ड टू द प्रोजेक्ट, यानी इसका जो खाता होता है वो प्रोजेक्ट के खाते में नहीं डाला जाता है। जबकि बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? गुडविल, प्रेस्टेज, जनरल स्टेटमेंट ऑफ इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, यानी एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें बताया जाए कि हमारी प्रोडक्टिविटी यानी इससे हासिल होने वाली जो पैदावार है वो पहले से बढ़ गई है। नॉट ईजीली ट्रांसलेटेड इनटू डॉलर, तो इसको डॉलर में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता फिल वक्त जब तक कि आप किसी फाइनेंशियल मार्केट के साथ अटैच ना हो। नेक्स्ट इशू है डायरेक्ट कॉस्ट, यानी ऐसी कॉस्ट के जिसका क्लोज अल्टरनेटिव ना हो या जिसके बगैर गुजारा ना हो सकता हो, ऐसी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड होती है। डायरेक्ट कॉस्ट आर कॉस्ट दैट कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि कोई ऐसी मटेरियल या कोई ऐसी चीज़ कि जिसके बगैर उस चीज़ की फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस आपको नज़र ना आ सकती हो, यानी वो चीज़, वो मटेरियल या वो कॉस्ट जो लाजम व मलजूम हो किसी अमल के साथ या किसी प्रोजेक्ट के साथ या किसी प्रोडक्ट के साथ, उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट का नाम देते हैं। सैलरीज, कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर परचेज स्पेसिफिकली फॉर द प्रोजेक्ट, यानी एक प्रोजेक्ट के अंदर एक टीम जब काम कर रही होती है तो डेफिनेटली उन्होंने तनख्वाहें भी लेनी होती है, कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर को भी देखना होता है और सॉफ्टवेयर जो यूज़ हो रहे होते हैं मुख्तलिफ एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, चूँकि उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना ही लाजमी शर्त होती है तो उनके ऊपर आने वाली लागत जो है वह डायरेक्ट नौयत की ही कहलाती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट, यानी ऐसी कॉस्ट जो इनडायरेक्ट वे से आती हो, जो डायरेक्टली ट्रेसेबल ना हो, उसको आप इनडायरेक्ट या बिला वास्ता कॉस्ट कहते हैं। दीज आर कॉस्ट दैट आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट आर सर्विसेज, यानी ऐसी कॉस्ट जिसका डायरेक्ट रिलेशन किसी भी प्रोडक्ट या प्रोसेस के साथ नहीं होता ऑफ द प्रोजेक्ट बट आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द परफॉर्मिंग द प्रोजेक्ट, लेकिन एक प्रोजेक्ट को परफॉर्म करने के लिए उसकी अवेलेबिलिटी बड़ी लाजमी तसव्वुर की जाती है, जैसा कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पेपर टॉवल एट्सेट्रा, इस तरह की जो कॉस्ट होती है या कैंटीन के अखराजात जो होते हैं ये इनडायरेक्टली आपको सपोर्ट कर रही होती है। संक कॉस्ट, लफ्ज़ी मानी तो इसके यही हैं कि ऐसी कॉस्ट जो इररिकवरेबल हो, एक दफ़ा लग जाए तो उसकी वापसी ना हो सके। इज़ मनी दैट हैज़ बीन स्पेंट इन द पास्ट, यानी ऐसे अखराजात जिसको माजी में हम कर चुके हैं। व्हेन डिसाइडिंग व्हाट प्रोजेक्ट टू इन्वेस्ट इन आर कंटिन्यू, और उसकी बुनियाद पे भी हम फैसला कर सकते हैं कि हमने इतनी कॉस्ट लगा ली है और इन फ्यूचर हमें कितनी कॉस्ट लगाना पड़ सकती है। यू शुड नॉट इंक्लूड संक कॉस्ट, संक कॉस्ट चूँकि नॉन कैश आइटम्स होती हैं तो कॉस्ट के एस्टिमेट के अंदर तो हम इसको शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये प्योरली कैश बेस्ड आइटम नहीं होती, तो इसलिए हम इनको रियल कैश आउटफ्लो या इनफ्लो का नाम नहीं देते। लेकिन चूँकि ये एक डूबी हुई लागत है, एक ऐसी लागत जो इररिकवरेबल हो, तो हम इसको एक एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। टू कंटिन्यू फंडिंग अ फेल्ड प्रोजेक्ट बिकॉज अ ग्रेट डील ऑफ मनी हैज़ ऑलरेडी बीन स्पेंट ऑन इट, यानी हमें पता होता है कि पहले ही काफ़ी कैपिटल नौयत के अखराजात हो चुके हैं इस चीज़ के ऊपर। टू डिसाइड ऑन वच प्रोजेक्ट टू फंड, ज़ाहिर सी बात है कि अगर आपको एक स्नैपशॉट नज़र आ रहा है कि किसी प्रोजेक्ट से ऊपर आपको मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल हो सकती है या फाइनेंशियल बेनिफिट्स हासिल हो सकते हैं, तो आप उसके ऊपर ही ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। संक कॉस्ट शुड बी फॉरगॉटन, संक कॉस्ट को अपने रियल एस्टिमेट कंसिडर करते हुए, एस्टिमेशन करते हुए इग्नोर कर दिया जाता है, चूँकि फ़िक्स कॉस्ट हर सूरत में ही आनी होती है,
तो इसका रोल जो होता है डिसीजन मेकिंग के अंदर वो कम हो जाता है। लर्निंग कर्व थ्योरी, लर्निंग कर्व थ्योरी जैसे कि बारहा मैं इसके ऊपर गुफ्तगू कर चुका हूँ कि जब आप किसी काम को डेली बुनियादों पे या रोज़ करते हैं तो आप उसमें एक्सपर्ट होते चले जाते हैं। और जैसा कि इकोनॉमिक्स का रूल कहता है कि एक्सपीरियंस बंदा जो होगा उसका किसी भी एक्टिविटी या काम को परफॉर्म करने का एवरेज टाइम रिड्यूस होता चला जाता है। और आप सभी जानते हैं कि इसकी जो अदायगी होती है वो आर्ली बेसिस पे की जाती है। तो जब आपका टाइम इम्प्रूव हो जाएगा, स्पेशलिटी आ जाएगी, तो कम टाइम कंज्यूम होने की वजह से आपकी जो रेम्यूनरेशन है या आपका मुआवजा है वो बढ़ जाता है। States that when many items are produced or tasks are performed repetitively, यानी बारहा आप किसी काम को करते, जैसे मैंने पहले बताया है, the unit cost of those item decreases in a regular pattern as more units are produced, यानी स्पेशलिटी लेवल बढ़ जाने की वजह से आपका काम स्पीड अप हो जाता है तो आप ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर लेते हैं। जब एक मखसूस टाइम के अंदर ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर लिए जाएँ तो वो पर यूनिट बेस पे कॉस्ट के अंदर इंक्रीज़ का बायस बनती है। रिजर्व्स, रिजर्व्स आर डॉलर्स इंक्लूडेड इन ए कॉस्ट एस्टिमेट टू मिटिगेट कॉस्ट रिस्क, यानी वो तमाम किस्म के कॉस्ट जो कि अवेलेबल होते हैं इसको कम से कम लेवल पे लाया जाए बाय फॉलोइंग फॉर फ्यूचर सिचुएशंस दैट आर डिफ़िकल्ट टू प्रोडिक्ट। अगर चेंजिंग सिनेरियो में आप काम कर रहे हैं, इकोनॉमी की कंडीशन स्टेबल नहीं है, तो फिर इस चीज़ को प्रोडिक्ट करना ज़रा मुश्किल हो जाता कि आने वाले वक्त के अंदर फाइनेंशियल या इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी होंगी। यहाँ पे हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, कॉन्टीजेंसी रिजर्व एंड मैनेजमेंट रिजर्व। कॉन्टीजेंसी रिजर्व ऐसी होती हैं कि जो चीज़ों के मुतल्लक अंदाजे की बुनियाद पर सेट किए जाते हैं, अलाउ फॉर फ्यूचर सिचुएशंस दैट मे बी पार्शली प्लान्ड फॉर सम टाइम कॉल्ड नॉन अननोन, यानी हम ये कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो पहले से हमें मालूम नहीं हैं लेकिन हमारे अंदाजे ज़रूर मौजूद हैं, इनको नॉन अननोन कहा जाता है। एंड आर इंक्लूडेड इन दी प्रोजेक्ट कॉस्ट बेस लाइन, और इन चीज़ों को प्रोजेक्ट की कॉस्ट बेस लाइन के अंदर शामिल किया जाता है। रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग कॉस्ट फॉर एक्सपेक्टेड पर्सनल टर्नओवर ड्यूरिंग ए प्रोजेक्ट, यानी जिस वक्त आप अपने स्टाफ को ट्रेन कर रहे होते हैं तो बाज़ उस वक्त भी कुछ टर्नओवर होता है, यानी वो लोग जो काम नहीं करना चाहते तो वो इस प्रोसेस के अंदर से निकल भी सकते हैं। मैनेजमेंट रिजर्व, मैनेजमेंट रिजर्व अलाउ फॉर फ्यूचर सिचुएशंस दैट आर अनप्रडिक्टेबल, यानी मैनेजमेंट इस तरह के सीक्रेट रिजर्व भी क्रिएट करती है कि आने वाले वक्त के अंदर चूँकि हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता कि हालात किस नौयत के होंगे, तो उन अनसर्टेनिटीज़ को मीट करने के लिए या उनको बर्दाश्त करने के लिए हम जो रिज़र्व क्रिएट करते हैं उनको मैनेजमेंट रिजर्व्स का नाम देते हैं। एक्सटेंडेड एब्सेंस ऑफ अ मैनेजर, यानी वजूहत क्या हो सकती हैं कि आपका मैनेजर वक्त जगह पे हाज़िर ही नहीं है, तो जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं है तो ये डेफिनेट सी बात है कि आपका प्रोजेक्ट लेट होगा। सप्लायर गोज़ आउट ऑफ बिजनेस, बाज़ औक़ात जो आपको रॉ मटेरियल या सर्विसेज देने के पाबंद लोग होते हैं वो आउट ऑफ बिज़नेस हों तो उस सूरत में भी आपके लिए नुकसान की कंडीशन है। तो इन तमाम नुकसानात या एम्बिग्युइटीज़ को इससे बचने के लिए या इसके अखराजात को मीट करने के लिए हम जो रिज़र्व क्रिएट करते हैं उसको मैनेजमेंट रिज़र्व्स का नाम दिया जाता है। तो लर्निंग कर्व का ये टास्क आपके सामने है। अमूमी तौर पे इसमें 4 स्टेजेस होती हैं, जिसमें सबसे पहले बिगिनिंग में कोई भी अमल स्लो डाउन होता है, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस हासिल करते हैं तो उस वक़्त आप एक्सेलरेशन की तरफ जाते हैं। फिर एक ख़ास मुकाम ऐसा आता है जहाँ पे आप अपनी मैक्सिमम यूटिलिटी या मैक्सिमम परफॉर्मेंस की स्टेज पे होते हैं और उसके बाद अमूमी तौर पे डिक्लाइन ही शुरू होता है। नंबर 1, अब हम इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर 3 से 4 स्टेजेस जिसको हमने बयान किया इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बात की कि प्लानिंग एक डिस्टिंक्ट एक्टिविटी नहीं है, लेकिन बिज़नेस के अंदर रहते हुए जब भी हम कोई नया टास्क परफॉर्म करते हैं, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, किसी प्रोडक्ट आइडिया पे गुफ्तगू होती है या मार्केटिंग के ऊपर गुफ्तगू होगी, तो हम उसकी प्लानिंग ज़रूर करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट मैनेजमेंट है उसके लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा। तो नंबर 1 मरहले पे हम इसी को डिस्कस करेंगे।
प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट का जो प्लानिंग होती है इसको अमूमी तौर पे हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस प्लान के लिए हमें इनपुट्स किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, इनके जो प्रोसेसिंग है यानी टूल्स और टेक्निक्स जो हमें परफॉर्म करनी होगी वो क्या हो सकती हैं, और आउटपुट की सूरत में हमारे पास एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान आ जाएगा। तो जब हम इस चीज़ को इनपुट की स्टेज पे देखते हैं पहले लेवल पे, कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जो है वो इन चीज़ों की वजाहत करता है कि हमने एक्टिविटीज़ को कैसे परफॉर्म करना है। इसके लिए आपके पास बेसिक डॉक्यूमेंट यानी प्रोजेक्ट चार्टर होगा, एंटरप्राइज इन्वायरमेंट फैक्टर्स होते हैं या ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स होते हैं कि जिनके बगैर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना मुश्किल होगा। प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज़ के अंदर जो चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती हैं उसमें टूल्स एंड टेक्निक को फिर देखा जाएगा कि एक्सपर्ट जजमेंट क्या होती चीज़ों के मुताबिक। जैसा कि मैंने पहले बात की कि अगर आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर एक एक्सपर्ट पर्सन है तो वो बेटर अंदाज़ा लगा सकता है कि अगर किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसके कामयाबी के चांसेस क्या हैं, नाकामी के चांसेस क्या हैं, उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आ सकती है, उसके ऊपर टाइम कितना लग सकता है। फिर हम एनालिटिकल टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं, यूज़ करते हैं ताकि प्रोजेक्ट की सक्सेस के मुताबिक अंदाज़ा लगाया जा सके, और इन तमाम इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए मीटिंग रखते हैं, और लास्ट स्टेज आपके पास आउटपुट की सूरत में कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान आपके पास आ जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्लानिंग के अंदर उन तमाम एस्पेक्ट्स को जहन में रखा जाता है, उनके ऊपर डिस्कशन होती है और उसको एक शेड्यूल की सूरत में या एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम की सूरत में डेवलप किया जाता है, जिसमें आपको पता होता है कि सीक्वेंशली कौन सी एक्टिविटीज़ किस वक्त वकूफ़ पज़ीर होगी, उसका कॉस्ट क्या होगा, उसका बजट कितना लगना चाहिए और उसके ऊपर टाइम कितना कंज्यूम करना है। तो एवरी एंगल से जो आप प्लानिंग करते हैं वो प्रोजेक्ट कॉस्ट प्लान मैनेजमेंट के अंदर शामिल करते हैं। नंबर 2, कॉस्ट एस्टिमेटिंग। कॉस्ट एस्टिमेट में हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि किसी स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना हो उस पर कॉस्ट कितनी लग सकती है, और ये एस्टिमेट्स उस वक्त लगाने की बेसिकली ज़रूरत होती है जब आपके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो या किसी अननोन एक्टिविटीज़ के ऊपर आप परफॉर्म कर रहे हो। आफ्टर डेवलपिंग अ गुड रिसोर्स रिक्वायरमेंट लिस्ट, आप जब इस चीज़ पे गौर व फिक्र कर लेते हैं कि किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको किस किस्म के रिसोर्स रिक्वायर्ड हैं उसकी एक लिस्ट तैयार कर ली जाती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की मदद ली जा सकती है, एंड देयर टीम्स मस्ट डेवलप सेवरल एस्टिमेट्स ऑफ द कॉस्ट फॉर दीज रिसोर्स। यानी लोग हर एंगल से अपनी तसल्ली करने की कोशिश करते हैं जो लोग एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का हिस्सा होते हैं, ताकि जैसा कि फ़र्स्ट ऑब्जेक्टिव पे मैंने बात की कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जब बिज़नेस को बढ़ाना मकसद होता है तो 2 किस्म के ऑब्जेक्टिव आपके सामने होते हैं। फर्स्ट होगा टू मिनिमाइज़ द कॉस्ट और सेकंड होगा टू मैक्सिमाइज़ द रेवेन्यू। प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट टेक कॉस्ट एस्टिमेट। लाजमी होगा प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए कि वो कॉस्ट का एस्टिमेट लगाए सीरियसली इफ़ दे वांट टू कंप्लीट प्रोजेक्ट विद इन द बजटेड कॉन्स्टेंट्स। यानी जो हदबंदी की गई है, जैसा कि मैंने पहले बात की थी, टाइम, कॉस्ट, बेनिफिट, क्वालिटी और रिस्क अश्योरेंस को मद्देनज़र रखते हुए आप उसको विद इन द बजट मैनेज करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट, इस चीज़ को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, द टाइप्स ऑफ कॉस्ट एस्टिमेट्स, कि हम जब कॉस्ट को एक्यूमुलेट करेंगे तो हमें किस किस्म का एस्टिमेट लगाना है। हाउ टू प्रिपेयर कॉस्ट एस्टिमेट, कॉस्ट एस्टिमेट को तैयार कैसे करते हैं, यानी प्रिंसिपल जो इसकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं इसका आपको पता होना चाहिए, एंड टिपिकल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द आईटी कॉस्ट एस्टिमेट्स। और हम ये भी देखेंगे कि जब हम किसी प्रोजेक्ट को ख़ास स्पेसिफिकल टेक्नोलॉजी की सपोर्ट से हल करने की या मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली इसकी भी एक लागत आती है, तो हमें इसका भी अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत है। अ रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसको रॉम कहते हैं। अ रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एस्टिमेट्स प्रोवाइड एन एस्टिमेट, ये एक एस्टिमेशन टेक्निक है जो आपको एक तज्जिया देती है, एक गोशवारा पेश करती है ऑफ व्हाट ए प्रोजेक्ट विल कॉस्ट, जो इस चीज़ पे गौर व फिक्र होगा कि किसी प्रोजेक्ट के ऊपर कितनी लागत लग सकती है। आल्सो रेफर टू एज अ बाल पार्क एस्टिमेट, हम इसको बाल पार्क एस्टिमेट का नाम भी दे सकते हैं। गेस्ट टाइमेट, यानी किसी चीज़ के मतलब बूटी लगाना, किसी चीज़ के मतलब एक बड़ा ही एक्यूरेट लेकिन एक्सपेक्टेशन की बुनियाद पे एस्टिमेट लगाना। आ स्वैग आर ए ब्रॉड गेज डन वेरी अर्ली इन ए प्रोजेक्ट, ऑफन
3 or more years prior to the project completion। अब ये जो आपने एस्टिमेट लगाना होता है, ये किसी भी प्रोजेक्ट जो कि लॉन्गर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसकी कंप्लीशन से 3-4 साल पहले अंदाजे लगाए जाते हैं। आर इवन बिफोर अ प्रोजेक्ट इज़ ऑफिशियली स्टार्टेड टू हेल्प पीएम मेक प्रोजेक्ट सिलेक्शन डिसीजंस। यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जब उसके अंदर आप इसकी डिटेल डालते हैं तो वो तज्जिया करके ये बता सकता है, रिकमेंडेशन दे सकता है कि हमें कौन से प्रोजेक्ट जो अंडरटेक करने चाहिए, उनको परफॉर्म करना चाहिए, और कौन से ऐसे हैं जिनको नहीं करना चाहिए। एक्यूरेसी इज़ टिपिकली 50% टू प्लस 100%। यानी किसी चीज़ की एक्यूरेसी जो है 50% से लेके और प्लस 100% तक होनी चाहिए। मीनिंग द प्रोजेक्ट्स एक्चुअल कॉस्ट कुड बी 50%। जो इस चीज़ की अलामत होगी कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है तकरीबन 50% बिलो द रॉम है, यानी रफ़ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, और 100% अबव है, या दूसरी सूरत में ये उसे 100% ज़्यादा भी हो सकता है। कॉस्ट एस्टिमेट में अब बजट या बजटरी एस्टिमेट शामिल लाजमी किया जाता है। अब बजटरी एस्टिमेट इज़ यूज टू एलोकेट मनी इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन बजट। यानी हम एक पैसे का बजट मुख्तस करते हैं जब हम ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग कर रहे होते हैं, उसकी कॉस्ट को एस्टिमेट कर रहे होते हैं। मैनी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप बजट एट लीस्ट 2 ईयर इनटू द फ्यूचर। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन का तरीक़ेकार ये होगा कि जो एक्टिविटी उसने 2 साल बाद फ्यूचर में परफॉर्म करनी है, उससे 2 साल पहले उसकी प्लानिंग कर लेते हैं। बजटरी एस्टिमेट्स आर मेड 1 to 2 ईयर प्रायर टू द प्रोजेक्ट कंप्लीशन। और इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने से तकरीबन 1 से 2 साल पहले ही आप उसकी बजटरी प्लानिंग कर लेते हैं। द एक्यूरेसी ऑफ बजटरी आइटम आर एस्टिमेट इज़ टिपिकली -10% टू +25%। जबकि शुरू में कामयाबी के चांसेस तो कम होते हैं, लेकिन सक्सेसिवली जैसे जैसे आप अपने प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन को लेके आगे बढ़ते हैं, वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी एस्टिमेट या एस्टिमेटेड एक्यूरेसी में इजाफा होता चला जाता है। अब बजटरी एस्टिमेट दैट एक्चुअली कॉस्ट $1 लाख वुड रेंज बिटवीन $90,000 टू $1,25,000। यानी किसी चीज़ के ऊपर लगने वाली लागत अगर हमारी 10 लाख तक है तो हम ये कह सकते हैं, 1 लाख तक है तो हम ये कह सकते हैं कि उस पर 10,000 का लॉस होने के बाद हमारे रेवेन्यूज़ 90% भी हो सकते हैं, या फिर 1,25,000 यानी 25% तक वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ए डेफिनेटिव एस्टिमेट, डेफिनेटिव कहते हैं जब किसी चीज़ के मतलब यकीन हो कि इतना होगा और ऐसे ही होगा। प्रोवाइड एन एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, ये एक ऐसा अंदाज़ा होता है जो नियर टू रियलिटी एस्टिमेट लगाने में आपकी मदद करता है। मोस्ट एक्यूरेट ऑफ द 3 टाइप्स, तीनों किस्मों के अंदर सबसे एक्यूरेट और करेक्ट टाइप जो होती है इसको डेफिनेटिव एस्टिमेट टाइप कहा जाता है। डेफिनेटिव एस्टिमेट्स आर यूज फॉर मेकिंग मैनी परचेजिंग डिसीजंस। इसको इस्तेमाल किया जाता है हर वक्त जब आप प्रोजेक्ट के लिए किसी भी किस्म की चीज़ परचेज़ करने जा रहे होते हैं। फॉर विच एक्यूरेट एस्टिमेट्स आर रिक्वायर्ड, और हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि हम एक अंदाजे की बुनियाद पे बिल्कुल राइट एस्टिमेट्स लगाएं। फॉर एस्टिमेटिंग फ़ाइनल प्रोजेक्ट कास्ट, ताकि जब प्रोजेक्ट मुकम्मल हो और हम उसकी फ़ाइनल कास्ट को कैलकुलेट करें तो वो हमारी कॉन्स्टेंट्स या बजट के अंदर रहने चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ़ ए प्रोजेक्ट इन्वॉल्व परचेजिंग 1000 पर्सनल कंप्यूटर फ्रॉम एन आउटसाइड सप्लायर इन द नेक्स्ट 3 मंथ, अ डेफिनेटिव एस्टिमेट वुड बी रिक्वायर्ड। यानी इतनी बड़े पैमाने पे कैपिटल नौयत के जब अखराजात होंगे तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र किया जाता है, और ऐसे एस्टिमेट जनरेट किए जाते हैं कि जो रियलिटी में या रियल जो आपको कैलकुलेशन देंगे उससे ज़्यादा चेंज ना हो। टाइप्स ऑफ कॉस्ट एस्टिमेट, कितनी किस्म के टाइप कॉस्ट एस्टिमेट लगाए जाते हैं। सबसे पहले तो रफ़ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जैसा कि पिछली स्लाइड पे बात की है उस पर आ सकता है, तो हम इसके लिए एक क्राइटेरिया तरतीब देंगे। व्हेन डन, कि ये हमें एस्टिमेट किस वक्त करना है। वाई डन, इसका भी जवाब देना होगा कि हम ये एस्टिमेट क्यों लगा रहे हैं। हाउ एक्यूरेट, और आखिर पे इसकी एक्यूरेसी चेक करनी कि ये जो हमने एस्टिमेट लगाया है इसका इम्पैक्ट ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे क्या हो सकता है। इसी तरह आप एस्टिमेट लगाते हैं बजटरी का कि अर्ली 1 to 2 ईयर आउट,
यानी बाज़ औक़ात जो लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें 1-2 साल का डिले या वो जल्दी भी हो सकते हैं। पुट्स डॉलर इन द बजटेड और बजट प्लान, जब हम ये क्यों करते हैं ताकि हम ज़्यादा पैसा या बजट इसके लिए मुख्तस कर सकें। और कैसा ये एक्यूरेट होता है और इसका एक्यूरेसी लेवल सेम के 10% टू लेके 25% तक होता है। और इसी तरह जो डेफिनेटिव बजट होते हैं जो कि तीनों किस्मों के अंदर सबसे ज़्यादा एक्यूरेट या सबसे ज़्यादा रिलायबल होता है, लेटर इन द प्रोजेक्ट लेस देन 1 ईयर आउट, यानी इसमें ये उम्मीद तौर पे होगा कि आप 1 साल से कम अरसे के अंदर अपने प्रोजेक्ट को मुकम्मल करते हैं तो आपका जो डिले है वो 1 साल से ज़्यादा नहीं होता। प्रोवाइड डिटेल फॉर परचेजेस एस्टिमेट्स एक्चुअल कॉस्ट, और लास्ट में है जो इसकी हाउ एक्यूरेट की शरह है वो -5% से लेके +10% तक हो सकती है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड द सपोर्टिंग डिटेल, इसके लिए ज़रूरी होता है कि जितनी भी इससे रिलेटेड सपोर्टिंग डिटेल मौजूद है उसको मुहैया किया जाए। अजम्पशंस, प्रोजेक्ट स्कोप, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, इन तमाम नेसेसरी आइटम्स को, नेसेसरी फेजेस को या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को लाजमी मैनेज किया जाता है। यूज इन कंप्यूटिंग द एस्टीमेट, जिस वक्त हम प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं, सो दैट इट विल बी ईजियर टू प्रिपेयर अपडेट्स एंड नीडेड आर सिमिलर एस्टिमेट्स ऑन द प्रोजेक्ट। कॉस्ट एस्टिमेशन टूल्स एंड टेक्निक्स, यानी जब हम एस्टिमेशन कर रहे होते हैं तो हमें किस किस्म की टेक्निक को अडॉप्ट करना चाहिए। सबसे पहले है एनालॉग और टॉप डाउन एस्टिमेट्स, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ जाना। एनालॉग जो है यानी टेक्नोलॉजी की सपोर्ट के बगैर फिज़िकली या इंटेलेक्चुअली चीज़ों को परफॉर्म करना। यूज़ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ अ प्रीवियस सिमिलर प्रोजेक्ट, यानी हम एक्चुअल कॉस्ट इस्तेमाल करते हैं जो माजी में हमने प्रोजेक्ट परफॉर्म किए हों उनको एज द बेसिस फॉर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ द करंट प्रोजेक्ट, यानी हम बजटेड रेट्स ले लेते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी या एक्चुअल आपके पास जो एक्टिविटी होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करने से आप इसकी जो कॉस्ट एस्टिमेट्स है वो मुकम्मल कर सकते हैं। हाउ सिमिलर द करंट एंड प्रीवियस प्रोजेक्ट्स आर डिटरमिन द एक्यूरेसी ऑफ एस्टिमेट, यानी जितने माजी में बेहतरीन तरीके से आपने काम किया होगा वो आने वाले वक्त के लिए एक एडजस्टेड फैक्टर आपको ज़रूर देगा जिसकी बुनियाद पे आप राइट एस्टिमेट लगा सकते हैं। यूजिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज आर हार्डवेयर कैन स्क्यू द एस्टिमेट। स्क्यूनेस की टर्म स्टूडेंट्स आपने स्टैटिस्टिक्स के अंदर ज़रूर पढ़ी होगी। बॉटम अप एस्टिमेट और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, यानी जैसे जैसे कोई एक्टिविटी चेंज होती है, वकूफ़ पज़ीर होती है, वैसे वैसे उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट कर लिया जाता है। लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो हालात पर डिपेंड नहीं करती, रियलिटीज़ पर डिपेंड नहीं करती, तो उसकी कॉस्ट भी कैलकुलेट नहीं की जाती। दिस स्मॉलर द वर्क आइटम, जितना काम छोटा होगा दी बेटर द एस्टिमेट, बट वो उसका एस्टिमेट लगाना आसान होता है। बट दीज एस्टिमेट्स आर यूजुअली टाइम इंटेंसिव, और अमूमी तौर पे ऐसे एस्टिमेट जो होते हैं एक मखसूस जगह पे ज़्यादा अरसा तक मेहनत करने का नतीजा हो सकती है। एंड एक्सपेंसेस टू डेवलप, जबकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा आ सकती है। जबकि थर्ड मेथड जो कि कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए यूज़ किया जाता है, इसको पैरामेट्रिक मॉडलिंग का नाम दिया जाता है। पैरामेट्रिक मॉडलिंग यूजेस प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोजेक्ट की जो मखसूस खसूसियात होती हैं उसको वो इस्तेमाल करता है। इन अ मैथमेटिकल मॉडल, एक हसाबी मॉडल के अंदर, टू एस्टिमेट ए प्रोजेक्ट कॉस्ट, ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके। जैसा कि अमूमी तौर पे हम मेथड ऑफ रेग्रेशन जो है या रेग्रेशन लाइन फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जो हमारी कंडीशंस के मतलब प्रोडिक्शन को भी बताता है, हमारे मॉनेटरी टर्म में किसी चीज़ के ऊपर लागत क्या आ सकती है इसके मतलब भी गाइडलाइन देता है। नंबर 3, कॉस्ट बजटिंग। कॉस्ट बजटिंग इन्वॉल्व एलोकेटिंग द प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेट्स टू इंडिविजुअल वर्क आइटम्स ओवर टाइम, यानी आपको ये पता चलता है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर इंडिविजुअल एक्टिविटी जितना भी टाइम लेती है या जितने भी उसके लिए परफॉर्म करने के लिए कॉस्ट ज़रूरी होती है उसका एक एस्टिमेटेड या स्टैंडर्डाइज बजट तरतीब दे दिया जाता है। द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज़ अ रिक्वायर्ड इनपुट टू द मोस्ट कॉस्ट बजटिंग प्रोसेसेस,
यानी जिस वक्त हम कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस को डेवलप कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो हमारे पास वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का मौजूद होना ज़रूरी है। इसमें एक्टिविटीज़ तयशुदा होती हैं, टास्क तयशुदा होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तयशुदा होती हैं। एन इम्पॉर्टेंट गोल इज़ टू प्रोड्यूस ए कॉस्ट बेस लाइन, जबकि इस स्टेज के ऊपर आपके लिए सबसे अहम पहलू या सबसे अहम टारगेट यही होता है कि इस तमाम एक्टिविटी के लिए एक कॉस्ट बेस लाइन तरतीब दी जाए, ताकि तमाम स्टाफ या तमाम लोग इसी एंगल पे काम करते हुए नज़र आएँ। अ टाइम फेस्ड बजट दैट प्रोजेक्ट मैनेजर यूज टू मेजर मॉनिटर कॉस्ट परफॉर्मेंस, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कॉस्ट हमने जैसे जैसे कंज्यूम की है उसकी इफ़ेक्टिवनेस क्या है, क्या वो जायज़ और सही जगह पे लगी है। एस्टिमेटिंग कॉस्ट फॉर ईच मेजर प्रोजेक्ट एक्टिविटी ओवर टाइम प्रोवाइड्स मैनेजमेंट विद ए फाउंडेशन फॉर प्रोजेक्ट कॉस्ट कंट्रोल। जब आप तमाम चीज़ों पे गौर व फिक्र कर लेते हैं तो आपके लिए एक बेंचमार्किंग क्राइटेरिया सामने ज़रूर आ जाता है कि जिसकी बुनियाद पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी बजट पे आने वाली कॉस्ट आपने सही लगाई है या उसके अंदर झूल मौजूद है। कॉस्ट बजटिंग आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर प्रोजेक्ट फंडिंग, कितनी फंडिंग रिक्वायर्ड है। यानी ज़ाहिर सी बात है कि हम उतनी ही पैर फैलाते हैं जितनी हमारी चादर इजाज़त देती है। तो जब तक कॉस्ट मैनेजमेंट ना कर ली जाए, कॉस्ट की बजटिंग ना कर ली जाए, हमारी कोशिश होती है कि उस एक्टिविटी को अडॉप्ट ना किया जाए या स्टार्ट ना किया जाए। जिस वक्त हम प्रोजेक्ट बजट डिटरमिन कर रहे होते हैं तो हमें 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। सबसे पहले कॉस्ट परफॉर्मेंस बेस लाइन, यानी एक बेस लाइन जब आपके पास होगी तो उसके साथ मैच करके हम वेरिएंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं, अपने जो डेविएशंस वगैरह हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 2, प्रोजेक्ट फंडिंग रिक्वायरमेंट, इस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत होती है कि प्रोजेक्ट के पास पैसा कहाँ से आएगा। डेफिनेट सी बात है कि जब इनिशियल स्टेजेस पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं तो आपके पास इनफ बजट का होना ज़रूरी है। एंड देन प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स, आपने साथ साथ अपने प्रोजेक्ट की इस प्रोसेस को नोट करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट मेंटेन करने होते हैं, और वैसे भी ये इस चीज़ का एविडेंस होता है कि आपने एक्टिविटी खुद से परफॉर्म की है। नंबर 4, अजीज़ तलबा तालिबात, आखिरी स्टेज जो हमारे पास इस प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर है वो कॉस्ट कंट्रोल है। प्रोजेक्ट कॉस्ट कंट्रोल इंक्लूड मॉनिटरिंग कॉस्ट परफॉर्मेंस, यानी कॉस्ट कैसे कैसे लगी है इसको बजटेड शेड्यूल के साथ कंपेयर करके हम बता सकते हैं, और जहाँ पे जब भी ये आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे तो हमारा मॉनिटरिंग का प्रोसेस जो है हमें हमारी मदद करता है इसको कंट्रोल करने पे। नंबर 2, ensuring that only appropriate project changes are included in the revised cost baseline, यानी जिस वक्त आप देखते हैं कि एक्सटर्नल या आपके मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर तब्दीलियां वाक़ई हो रही हैं या इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो रही हैं तो उसके मुताबिक हमें अपने कॉस्ट एस्टीमेट को चेंज करना पड़ता है। तो इसी चीज़ को हम कह सकते हैं कि हमारी कॉस्ट बेस लाइन चेंज हो जाएगी, तो हमें फिर इस नए सिनेरियो के मुताबिक गौर करना होगा कि आया किसी अमल की, किसी प्रोसीजर की कॉस्ट बढ़ गई है या कम हुई है। Informing project stakeholders of authorized changes to the project that will affect cost, यानी जो जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं पहले उनके सामने एक प्रेजेंटेशन दे के इस चीज़ की इजाज़त ली जाती है कि आया कि अगर इस तरह की चीज़ों के ऊपर हम बजट लगाते हैं या चेंजेस करते हैं तो इसकी मतलूबा या इसकी मतलब कितनी कॉस्ट एक्सपेक्टेड जो है वो आ सकती है। Many organizations around the globe have problems with the cost control, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जहाँ पे कोई ऐसा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया नहीं है या ऐसे टूल्स अवेलेबल नहीं हैं जिसकी मदद से कॉस्ट इवेजन को बचाया जा सके और उसमें देखा जा सके कॉस्ट कितनी जायज़ लगी है कितनी नाजायज़ है। परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग, जब आप चीज़ें या अपने प्रोजेक्ट को एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर लेते हैं तो आखिर पे जाके एक परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग का इनेकाद किया जाता है। कैन बी अ पावरफुल टूल, इसको हम एक बड़े पावरफुल टूल के तौर पे लेते हैं टू हेल्प कंट्रोल प्रोजेक्ट कॉस्ट।
Knowing you have to report on your progress is an incentive for the people to perform better. यानी वो लोग जो रियलिटी में अपने प्रोजेक्ट से रेलिवेंट काम करते हैं और जिनका लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है, तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसके अंदर टाइम लैग्स को भी शो किया जाता है, बजट को भी शो किया जाता है, ताकि इस चीज़ को मुमकिन या यकीनी बनाया जाए कि आपका बजट कैसा लगा है, क्या आपने जायज़ अखराजात किए हैं, प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन या उसकी कंप्लीशन के लिए ये कॉस्ट ज़रूरी थी या नहीं। परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट टूल फॉर कॉस्ट कंट्रोल। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस रिव्यू करने के लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म या फ्रेमवर्क तरतीब दिए हुए होते हैं कि जिसकी बुनियाद पे उनको एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म होनी होती है या हो चुकी होती है, उनके मतलब अंदाज़ा हो जाता है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं, देर आर मैनी जनरल अकाउंटिंग अप्रोचेज़ फॉर मेजरिंग कॉस्ट। यानी अकाउंटिंग के कवानीन या रूल्स एंड रेगुलेशन को सामने रखें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं कि जिसके तहत हम किसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट को या उसकी कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बट अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट इज़ अ टूल। हमने अपने लेक्चर नंबर 6 के अंदर अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट के ऊपर बड़ी डिटेल में गुफ्तगू की थी। स्टूडेंट से इल्तमास है कि वो लेक्चर नंबर 6 को ज़रूर देख लें, उसमें उन्हें पता चल जाएगा कि अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट के अंदर वेरिएबल्स कैसे डिसाइड किए जाते हैं और उनकी बुनियाद पे जो रिज़ल्ट अखज़ करने होते हैं वो कैसी होती हैं। तो अज़ीज़ तुलबा तालिबात, इसके साथ ही हमारा आज का बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर जो कि कॉस्ट मैनेजमेंट के ऊपर था, और प्रोजेक्ट को मैनेज करते हुए हमें इस चीज़ को लाजमी तौर पे यकीनी बनाना होता है कि हम विद इन द टाइम और विद इन द बजट कॉन्स्टेंट्स के अंदर रहते हुए ही अपने प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लेंगे, तो इसी सूरत में हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।